हेलो दोस्तों, माई सेल्फ एल आर सोलंकी। वेलकम टू मिशन आई नर्सिंग क्लासेज। आज टेस्ट सीरीज 4 लेके आए हो। टेस्ट सीरीज 3 तक अपन डिस्कस कर चुके। जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज 3 की वीडियो नहीं देखी वो भी जरूर वीडियो देखिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। और मिशन आई नर्सिंग क्लासेज की टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और साथ में हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल्स भी अगर आप परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, साथ ही आप कॉल भी कर सकते हो। तो अभी अपन टाइम खराब नहीं करके क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आज की क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन देखिए, जो आपको टेस्ट सीरीज 3 में पूछा गया था। बहुत सारे यूजर ने जवाब भी दिया था। जिन लोगों ने कल जवाब नहीं दिया वो आज जरूर जवाब देना। आज भी आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन क्या था, वन ऑफ द कॉमनेस्ट साइनोटिक टाइप ऑफ द CST इन एडल्ट। एडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन साइनोटिक डिजीज कौन सी होती है? ऑप्शन ए टॉप TOP, ऑप्शन बी ट्रांसपोजिशन ऑफ द GA, ऑप्शन सी करेक्शन ऑफ एवोटा और ऑप्शन डी एब्स्टेन एनाबॉली। देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम ऐसा पूछा जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर ए। जिन लोगों ने ए दिया है उसका आंसर राइट है। जिन लोगों ने कोई सी दिया है, डी दिया है, तो वो करेक्ट कर दीजिए। इसके बाद में इसके अपन रेस्ट की तरफ डिस्कस करते हैं कि आखिर में टॉप होता क्या है। ठीक है, TOP जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि टेट्रा। ठीक है, टेट्रालॉजी ऑफ द फेलोट। टेट्रा का मतलब कितना होता है? 4। जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है, साइंस में, टेट्रा का मतलब कितना होता है? 4। तो 4 डिजीज का ग्रुप रहता है, मीन्स टेट्रालॉजी यानी 4 डिजीज, 4 और फेलोट का मतलब फेलियर, 4 डिफेक्ट या 4 हार्ट डिफेक्ट का ग्रुप रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट। जिसके अंदर कौन कौन सी डिजीज आती हैं? पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवर राइटिंग ऑफ एवोटा और ऑप्शन डी फोर्थ है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी RVS। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि साइनोटिक डिजीज टॉप में कौन कौन से जो 4 डिजीज है कौन कौन से है। तो 3 आपको ऑप्शन में दे देंगे, चौथा एक नया दे देगा, तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है। तो माइंड में रखना, जिन लोगों ने गलत आंसर दिया वो करेक्ट कर ले। अभी आज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना है। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, अपने लाइक इतने नहीं आ रहे, लाइक भी ठोकिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लाने हैं। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द क्लाइंट विथ कलर ब्लाइंडनेस विथ मोस्ट लाइकली हैव प्रॉब्लम डिस्टिंग्विशिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स। जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं? ECRA। आप नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर आपका आई का टेस्ट करता है। तो आई में एक तो आपका जो सलाइन टेस्ट होता है वो किया जाता है, दूसरा होता है ECRA टेस्ट। एक वो डिस्टेंस के लिए किया जाता है, ठीक है, विजन के लिए, और ये जो ECRA टेस्ट कलर ब्लाइंडनेस के लिए किया जाता है। इसमें क्या रहता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की आपको पिक दिखाई जाती है। उसमें जिन लोगों को डिफिकल्टी रहती है उसको प्रॉपरली उसको रीड नहीं कर पाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस है, इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा कलर में वो ऐसा प्रॉब्लम फेस करता है? ऑप्शन ए ऑरेंज, ऑप्शन बी वॉयलेट, ऑप्शन सी रेड और ऑप्शन डी वाइट। तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर बी है वॉयलेट कलर। राइट आंसर क्या है? बी वॉयलेट कलर। अभी इसके रेशनल की तरफ मूव करते हैं। तो क्या जो कलर ब्लाइंडनेस है मोस्ट लाइकली है प्रॉब्लम डिस्टिंग्विशिंग वॉयलेट, ब्लू एंड ग्रीन। वॉयलेट में, इसके बाद ब्लू, इसके बाद ग्रीन। द कलर आंसर A, C एंड D आर लेस कॉमनली अफेक्ट करता है, लेकिन इतना अफेक्ट नहीं करता है। अभी अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड ऑटोक्लेव तो आप बहुत अच्छे से रीड करना। हर एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिस एग्जाम में ऑटोक्लेव से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। कुछ ना कुछ इसके रिलेवेंट क्वेश्चन आता ही है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली ऑटोक्लेव इसलिए बोला कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे जो इमेज है, मशीन है, किसकी इमेज है? तो अभी आपको क्वेश्चन किया जा रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मशीन। ऑप्शन ए ऑटोक्लेव, ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट, ऑप्शन सी हाई रिस्क मेडिकेशन कपबोर्ड और ऑप्शन डी नॉन एबोव। तो दोस्तों ये किसकी मशीन है? ऑटोक्लेव की। एक लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ऑटोक्लेव का जो डिस्कवरी या इन्वेंटेड किसने किया था, कब किया था? तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या है? ऑटोक्लेव। अब अपन रेशनल की तरफ डिस्कस करते हैं कि जो ऑटोक्लेव मशीन होती हैं वो क्या रहती है? कॉमनली यूज इन CSD डिपार्टमेंट और OT फॉर स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए यूज की जाती है और स्टरलाइजेशन का मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा रहता है? ऑटोक्लेव। कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टरलाइजेशन का मोस्ट कॉमन मेथड क्या है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर ऑटोक्लेव।
इसके बाद में कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ओटी में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेलाइजेशन काम किस में कहाँ पड़ता है, ओटी में। इसके बाद में CSD। अभी अपन बात करते हैं कि इन्वेंट किसने किया था, कब किया था, तो 1879 को इसका इन्वेंटेड किया था। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका ऑटोक्लेव है कौन से वर्क पे काम करता है, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो है मोस्ट हीट स्टेलाइजेशन अंडर प्रेशर। ठीक है, तो मोस्ट हीट अंडर प्रेशर स्टेलाइजेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है अंडर प्रेशर। और जनरली कितना रहता है, 15 पाउंड प्रेशर रहता है और 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है 20 से 30 मिनट्स के लिए। जैसे जैसे टेम्परेचर आप गिराओगे तो आपका टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो इन्वेंटेड किया था 1879 को किया था चार्ल्स चैम्बरलेन। और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 2 बार, तो आपको माइंड में रखना है। अगर जिन लोगों को पता नहीं है तो ज़रूर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने नोटबुक में इसको राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूरिन सैंपल फॉर कल्चर इज कलेक्शन फ्रॉम। जो यूरिन सैंपल जो आप लेते हो कल्चर के लिए, यूरिन कल्चर के लिए, वो कहाँ से लेना चाहिए, कौन फर्स्ट टाइम यूरिन का, लास्ट टाइम यूरिन का, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम यूरिन का, और मिड स्ट्रीम यूरिन का। तो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है, राइट आंसर क्या होगा, सी। सदाबहार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में आता है, हर टाइप के क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके बाद रेशनल देख लीजिए आप। मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन ऑफ यूरिन क्लीन केस मेथड मीन्स यूरिनरी स्पेसिमेन कलेक्टर आफ्टर द फर्स्ट फ्यू ml ऑफ द यूरिन आर वॉइडेड एंड डिस्कार्डेड। ठीक है, जो पहला यूरिन है फर्स्ट उसको आपको कलेक्ट करना है, इसके बाद उसको डिस्कार्ड करना है। उसके बाद का जो यूरिन है मिड स्ट्रीम यूरिन, उसको आपको कलेक्ट करके यूरिन कल्चर के लिए आप भेज सकते हो। और दिस प्रोसीजर यूज फॉर ऑब्टेनिंग ए यूरिन स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिव। यूरिन कल्चर और सेंसिटिव के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है और ये ऐसा क्वेश्चन भी आता रहता है। ये क्रय मूल्य 700 रुपये है, विक्रय मूल्य 1190 रुपये है, लाभ प्रतिशत कितना है। जिन लोगों ने टेस्टरीज सेकेंड या थर्ड नहीं देखी है उसमें भी इन क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया था, अच्छे से किया था, उनको ज़रूर देखना है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य 700 है, विक्रय मूल्य 1190। जब आप अगर क्रय मूल्य कम है इसका मतलब हमेशा क्या होगा, आपको लाभ होगा। लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 1190 माइनस 700 बराबर कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 490 रुपीज़। कितना, 490 रुपीज़। अब ये आपका लाभ है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है। लाभ कितना है 490 अपॉन क्रय मूल्य कितना है 700 इंटू 100। तो 00 से 00 कट हो जाएगा और 7 के टेबल से 14 कितने टाइम, 7 टाइम कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 70%। ऑप्शन बी राइट। फिर भी आप रेशो की तरफ मूवमेंट करो, एक बार वापस समझ लेना कि सपोज आपका 700 रुपये क्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य 1190 रुपये। लाभ का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर ये लाभ का आ गया। लाभ अलग होता है, लाभ प्रतिशत अलग होता है। ये लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो ये लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, अब मैंने इंटू प्लस पहले का बाद में का, इसमें मैथमेटिक्स में फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना है 490 इंटू 100 अपॉन 700। 20 से 20 कैंसिल हो गए, 7 की टेबल से 490 70 टाइम्स, तो कितने परसेंट आ गए 70%। ये तो होगा लॉन्ग मेथड। इसका एक शॉर्ट मेथड भी देख लीजिए। डायरेक्टली मेथड है, आप याद कर सकते हो SP माइनस CP इंटू 100 बटा CP। बिल्कुल इजी मेथड है जिसको आप बहुत इजी वे में कर सकते हो। SP माइनस CP इंटू 100 बटा CP। वैसे इसी मेथड से निकला हुआ, लेकिन मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट किया था कि आपके लिए इजी वे हो जाए। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर 70%। अब SP CP का भी अगर किसी को पता नहीं है तो CP मतलब कॉस्टिंग प्राइस, SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग वाला लगता है, ऐसा देखने से लग रहा है कि ये बेबी एडमिट इन हॉस्पिटल was born with a birth weight of the 3.7 kg for GDM mothers. What is the immediate complication in the newborn? देखो, एक प्रेग्नेंट लेडी है जिसका GDM का मतलब क्या होता है, गेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, उस मदर को डायबिटीज है। अब उसका बेबी होता है तो उस इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा। सिंपल सी मैं आपको बात बताता हूँ। जस्ट आपको बोल रहा हूँ कि आप डेली की 4 रोटी खाते हो, ठीक है, और आपको एक दिन सडनली 1 रोटी खिलाई दी जाए तो आपका बॉडी क्या करेगा, उस 4 रोटी के लिए आदत है। ठीक है, और आपका जो बॉडी का सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग हार्मोन, उसी के अकॉर्डिंग जूस सिक्रेशन करता है।
तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा भूख फील होगी। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे देख सकते हो कि जो प्रेग्नेंट मतलब अपन बोल सकते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी है जिसका ग्लूकोज जीडीएम है, जीडीएम का मतलब होता है उसके बॉडी का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल मदर में बढ़ा हुआ तो बेबी में भी वो का वो ब्लड जाएगा, तो बेबी में भी क्या रहता है, बढ़ा हुआ मिलेगा। लेकिन बेबी में क्या होता है कि उस मदर्स में कुछ इंसुलिन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसकी वजह से बढ़ा हुआ है। लेकिन जैसे बच्चे में जाएगा तो बच्चे का क्या जो पैनक्रेज है, पैनक्रेज में जो इंसुलिन है वो प्रॉपरली सिक्रेशन होता है। तो अब उसका बॉडी का जो इंसुलिन क्या रहेगा, जिस हिसाब से ग्लूकोज है उसी के अकॉर्डिंग इंसुलिन सिक्रेशन करेगा। तो ये जब तक बच्चा अपनी माँ के एब्डोमेन में है, माँ के पेट में है, तब तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चा बाहर आ जाता है उस कंडीशन में क्या होगा कि बाहर आने पर भी बच्चा ये उसके जो बॉडी ये सोचती है कि आज भी ग्लूकोज इतना आएगा और उसी के अकॉर्डिंग वो इंसुलिन सिक्रेशन करता है। जब इंसुलिन उतना ही सिक्रेशन होगा तो क्या करेगा, जो उसकी बॉडी का जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है उसको भी क्या कम कर लेगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते ही बिना पढ़े ही जीडीएम देखा, मदर को डायबिटीज़ है मतलब बेबी में भी होना चाहिए, डायरेक्टली बिना सोचे भी कर देंगे। तो बी गलत है। राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ए। अब देखो, ए बेबी ऑफ डायबिटीज मदर विल बी एब्नॉर्मल लार्ज इन साइज लाइक 3.7 kg मैक्रोसेमिया। जब साइज ज़्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, मैक्रोसेमिया बोलते हैं। और जीडीएम मदर ड्यूरिंग गेस्टल पीरियड मदर्स एक्स्ट्रा ग्लूकोज ट्रांसमिट टू द बेबी सो दैट आफ्टर बर्थ। कि जब जीडीएम मदर्स रहती है उस पीरियड के टाइम में क्या रहता है कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो बेबी में ट्रांसफर हो जाता है। और आफ्टर बर्थ बर्थ के बाद में भी मदर्स ग्लूकोज स्टॉप रहा है एंड बर्थ के बाद में जो मदर्स का जो ग्लूकोज मिल रहा है वो स्टॉप हो जाएगा और बेबी का जो सिक्रेशन है इंसुलिन वो कंपेंड उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया। और आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी सो असेस में ठीक है हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करना है और सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करना। ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करो, अगर उसमें भी अगर कम आ रहा है तो आपको सबसे पहला काम क्या रहेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। और लेटरल स्टेज में जाके हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरबिलेमिया भी हो सकता है जीडीएम में, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया कभी भी नहीं होगा। हाइपरग्लाइसीमिया कभी कॉम्प्लिकेशन नहीं है जीडीएम बेबी का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका हमारे पूरी क्लास का वीडियो भी अवेलेबल है। देखो दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लाइक, वो हमारे यूट्यूब पे आपको सब मिल जाएगी। तो यूट्यूब पे जाके आप एक एक वीडियो सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आपको अगर बेसिक रिवीजन करना है कि भाई अभी इतना टाइम कम रहा मैं क्या करूं, तो मैं बोलता हूं दोस्तों आपको 2 दिन भी नहीं निकालना है, सिर्फ 1 दिन निकालना है। और मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज के जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन के वीडियो है 7 से 8 घंटे का होगा। 7 से 8 घंटे में आपकी जो पीआर जो टारगेट है मीन्स एनीवे कोई भी बुक मैंने उसमें से मैं नहीं बता रहा उसमें से लिया है, लेकिन बेसिक पूरा कवर हो जाएगा। जो इन बुकों में आता है वो बेसिक आपका 1 दिन में भी कवर हो सकता है, जो आपके लिए मोर यूजफुल रहेगा। सो उनको जरूर पढ़िए। अभी अपन क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। ए नर्स असाइन विद ए एड्स क्लाइंट हु स्टार्ट टू द नर्स, ठीक है। इसके बाद में अपन नर्स तो आई एम नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ डाइनिंग, आई थिंक हैव मेड माई पेस विथ एवरीवन एंड आई एक्चुअली रेडी टू मूव ऑन दैट रिफ्लेक्ट द क्लाइंट प्रोग्रेस विथ स्टेज ऑफ डेथ एंड डाइनिंग। देखो दोस्तों, डेथ और डाइनिंग की कोबलर रोस ने 5 स्टेज दी थी या 5 स्टेप बोल सकते हैं या स्टेज दी थी। कितने दी थी, 5। इनको नामांकित किया था अपन ने एक याद करने के लिए डाबड़ा, क्या बोलते हैं, डाबड़ा। डाबड़ा की अगर जब अपन डिस्कस करते हैं डाबड़ा, जब डाबड़ा का कंप्लीट डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले क्या रहेगा, डी फॉर डिनाइन। जस्ट मैं आपको एक बात बोलूँ, आप मर जाओगे, आपका माइंड में क्या रहेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं मर सकता हूँ। डायरेक्टली आप डिनाइन करोगे, मतलब कुछ भी थिंक नहीं करोगे, पहला हो जाएगा डिनाइन। इसके बाद में दूसरी बात आता है डाबड़ा, ठीक है, ए डा ब डा, ठीक है। तो इसके बाद में आपको जो सबसे पहले आता है वो डी आता है। इसके बाद में सेकेंड थिंग्स आप क्या करोगे कि जैसे आपने डिनाइन कर दिया उसके बाद में आपको गुस्सा आएगा, भाई मैं क्यों मरूंगा, तुम ही मर जाओ, मैं क्यों मरूँ, तुम ही मर जाऊंगा, मतलब तुम्हें गुस्सा आएगा। थर्ड थिंग्स क्या रहेगी, मतलब सेकेंड थिंग्स एंगर हो गया। थर्ड थिंग्स क्या होगी, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब आप उस पर्सन के साथ, या अगर मैं आपको ऐसा बोलूँगा तो आप बार्गेनिंग करोगे, मैं क्यों मरूंगा, मेरे बारे में गलत क्यों कह रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, मतलब बार्गेनिंग होगी आपस में।
फिर फोर्थ स्टेज में क्या रहेगा कि जैसे बार्गेनिंग हो गई तो डा बड़ा डी मतलब क्या होगा, डिप्रेशन। उसके बाद में सोचेगा जब आखिर उसकी बार्गेनिंग खत्म हो जाएगी, अरे वास्तव में ऐसा हुआ तो मैं मर सकता हूँ क्या, मतलब डिप्रेशन में आ जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, उस चीज़ को डा बड़ा एक्सेप्ट कर लेगा, भाई ठीक है जो भी है लाइफ में मेरे को जितनी लाइफ जीनी थी वो मैंने अलाइव कर दी है, ठीक है, अभी मैं अपनी लाइफ से सेटिस्फेक्शन हो, बहुत सारों के साथ में मैंने अपना टाइम बिताया है और अभी मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लिया। तो ये है कुबलर रोस की थ्योरी और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार इसके रिलेवेंट क्वेश्चन आता है। तो आप इन चीज़ को रिकॉर्ड करना और अपने नोटबुक में ज़रूर मेंशन करना, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब देखो रेशनल द क्लाइंट स्टेटमेंट इन एक्सेप्टेंस स्टेज ऑफ द ग्राबिंग ऑफ द कुबलर रोस मॉडल, और कुबलर रोस मॉडल की कितनी स्टेप थी, 5 डाबड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ये बिल्कुल एक मैथमेटिक्स फॉर्मेट का क्वेश्चन है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। एक 60 kg पेशेंट ऑर्डर IV अम्बिकासिन 25 mg पर kg बॉडी वेट पर डे आफ्टर डिवाइडिंग इन 2 पार्ट द एक्यूरेट सिंगल डोज। देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आपको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि डोज कितना है, 25 mg कितना है पर kg का 25 mg, तो कितने kg है 60, डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दो। बॉडी वेट ये 60 kg बॉडी वेट आ गया। फिर पर डे, ये पर डे का है, ये पर डे कर दिया। तो अब कितना होगा, अगर सिंगल दिन की 2 डोज हैं, 2 पार्ट में इस डोज को डिवाइड किया जाए तो कितना होगा, तो 25 और 60 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो कितना, 25 और 6 को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, 150 प्लस 0 का 0 की हो जाएगा, 1500 mg हो जाएगा। 1500 mg अगर एक दिन की डोज है तो 2 पार्ट में इसकी डोज कितनी रहेगी, 750 mg। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ए 750। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट के रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो MgSO4 जिसको मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं उसका एंटीडोट क्या होगा, ऑप्शन ए नैलोक्सोन, ऑप्शन बी प्रोटामिन सल्फेट, और MgSO4 किस में रहते हैं, एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया इस ड्रग को दिया जाता है, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड और ऑप्शन डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो इसका जो MgSO4 जब देते हैं तो आपको इसका एंटीडोट बेड के पास में रखना है। जब भी अगर इसके ओवरडोज हो जाती है उस कंडीशन में आपको क्या करना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट इसको देना है। ठीक है, और इस कैल्शियम ग्लूकोनेट किस में देते हैं, आपको इसको DNS में देते हैं 10 mg कैल्शियम ग्लूकोनेट और 10 mg वो। इसके बाद में अपन देखो दोस्तों इसका राइट आंसर डी है, और लेकिन अपन एक एक पॉइंट की तरफ डिस्कस करके, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं आपको बताने वाला हूँ जो सबसे कंफ्यूजिंग वाली है। एंटीडोट ऑफ MgSO4 का क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, एंटीडोट ऑफ हिपेरिन प्रोटामिन सल्फेट, एंटीडोट ऑफ ओपोइड नाइलेक्सोन और एंटीडोट ऑफ विटामिन डी वारफेरिन। देखो दोस्तों मैंने अभी अक्सर स्टूडेंट को देखा है सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन किस में रहता है, हिपेरिन और प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन डी और वारफेरिन। तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ, आपको 4 नाम याद रखना है, 2 तरीके बताता हूँ। एक तो हिमाचल नाम याद रख दो, हिमाचल मेरी फेवरेट जगह है और मैं घूमने ज़रूर जाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, तो हिमाचल में बहुत अच्छे से घूमने के लिए जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आप जरूर घूमने जाइए, लेकिन सिलेक्शन के बाद में। तो हिमाचल को आपको याद रखना है, H मतलब हिपेरिन और P मतलब प्रोटामिन सल्फेट। तो मतलब जैसे हिपेरिन का क्वेश्चन आता है, हिपेरिन का एंटीडोट डायरेक्ट आपको हिमाचल जाना है, हिमाचल से आपको क्या उठाना है, P उठाना है, और P उठा के आप क्या कर दोगे, प्रोटामिन सल्फेट। सेकेंड थिंग्स विटामिन डी जो रिमेनिंग रहेगा वो वारफेरिन हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि एक हिपेरिन, दूसरा है आपके पास प्रोटामिन सल्फेट, तीसरा है आपके पास विटामिन डी, इसके बाद में बात करते हैं वारफेरिन। अब इनको आप अल्फ़ाबेट से अगर जमा दिए फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, फिर V आ जाएगा, सॉरी P आ जाएगा, फिर V आ जाएगा, फिर W। HP हिपेरिन, प्रोटामिन सल्फेट, विटामिन डी, वारफेरिन। बिल्कुल इजी तरीका, आपको कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम लड़के इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होते हैं। सो मैंने आपको ये तरीका बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्लाइंट नर्स इज एडमिनिस्ट्रेशन मोनोवेलेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इंट्रामस्कुलर इन न्यूबॉर्न प्रायर टू हॉस्पिटल डिस्चार्ज, विच साइड इज बेस्ट फॉर द नर्स टू प्लान टू एडमिनिस्ट्रेशन इंजेक्शन। देखो दोस्तों हेपेटाइटिस बी देना है, उसके लिए एक जो बच्चा है बेबी को जो उसके लिए कौन सी डिस्चार्ज से पहले देना है, तो हॉस्पिटल में उसकी कौन सी साइड देंगे। देखो बेबी है तो ऑप्शन है डेल्टो में नहीं होगा, वेंट्रोक्युलेटरल, डोर्सोक्युलेटरल और वेस्ट्रल लेट्रसिस। देखो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वेस्ट्रल लेट्रसिस ही रहेगा। ठीक है, जो थाई में होता है, और एंटियो लेटरल थाई मसल कहाँ पे रहता है, थाई में रहता है, एंट्रोलेटर थाई। फिर इज एकोमोडेशन इज ए साइट फॉर रिपीटेड बी एडमिशन फॉर न्यूनेट लेस देन 1 मंथ। न्यूनेट कितना रहता है, न्यूनेट और इन्फेंट। देखो आप दोनों टर्म को अच्छे से समझ लेना।
न्यूनेट में क्या रहता है 28 डेज या 4 वीक, उसको न्यूनेट बोलते हैं। जैसे ही 1 मंथ से ज़्यादा हो गया उसको अपन क्या बोलते हैं इन्फेंट, क्या बोलेंगे इन्फेंट, 1 ईयर तक। अब ये जो एंट्रोलेटरल थाई है ये किसके लिए दिया जाता है, जो हेपेटाइटिस देना है इसको 1 मंथ से कम है, और डेल्टोइड एंड डोर्सोग्लूटल मसल्स में कभी नहीं देना है क्योंकि उस न्यूनेट में डेवलप नहीं होती हैं। और जो मेडिकेशन कितनी देनी है 0.5 mg देनी है, और ये वेट्रोग्लूटल मसल्स में दोगे न्यूनेट में, ठीक है। और इट इज़ नॉट रिकमेंड, रिकमेंड साइड नहीं है, तो राइट आंसर क्या रहेगा वेस्टेड लेटरसिस, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छे क्वेश्चन की तरफ अपन जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, ए नर्स प्लान टू एडमिनिस्ट्रेशन एन एंटीबायोटिक इंट्रावेनस पिगीबैक टू ए क्लाइंट हु इज फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन एंड स्ट्रिक्ट इंटेक एंड आउटपुट on the illustration below which part of the 0.9% NaCl IV line would it to be left for the nurse to add a secondary line for antibiotic। देखो इसको सबसे पहले आपको पिक को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये है इसकी फोटो, देखो आपको क्या लगाना है NS लगाना है, क्या लगाना है NS 9%, 0.9%। अब क्या करोगे, इसको सबसे पहले आपको कहाँ लगाना है, इस NS के अंदर आपको वापस देना है एंटीबायोटिक, क्या देना है एंटीबायोटिक। तो आप इसको कैसे टेस्ट करोगे, देखो दोस्तों एंटीबायोटिक जो भी ड्रग दी जाती है जनरली क्या रहता है उनको एलिब्रेट करके क्या कैलकुलेशन करके दी जाती है। तो कैलकुलेशन के लिए आपके पास तरीका कौन सा रहेगा, ये है इन्फ्यूजन पंप के थ्रू। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इसके ऑप्शन कहाँ कहाँ है ताकि आप और समझ सकते हो। कि देखो ऑप्शन ए क्या आप यहाँ पे टच कर सकते हो, ऑप्शन बी डायरेक्टली आप यहाँ पे टच कर लो, लगा दो, तो ऑप्शन सी डायरेक्ट यहाँ लगा सकते हो। यहाँ सब जगह लगाओगे, लेकिन आपका मेन पर्पज क्या है कि जो एंटीबायोटिक दी जा रही है उसको इलिब्रेशन मतलब कैलकुलेशन हो उसका, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए क्या करेगा, अभी कितना डोज देना है, राइट टाइम राइट डोज, तो कितना टाइम देना है, टाइम के अकॉर्डिंग डोज देने के लिए यहाँ लगा देंगे। उसकी वजह से क्या रहेगा, यहाँ पे इनकी मेजरिंग भी टाइम पे होती रहेगी। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर बी। देख लीजिए इसका रेशनल, the IVBP intravenous secondary line should be inserted at the port immediately distal to the back sac wall on the tubing and before the pump. The antibiotic should run through the IV infusion pump to control the rate and ensure that medicine is delivered. Tubing misconception can result in the client injury and an important and unreported problem in heart care organization। अब दोस्तों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब अपन बात करते हैं मेसन की पॉइंट जो हर टेस्ट में आते हैं। ऑप्शन ए या पहला क्वेश्चन है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में क्या रहता है, लो ग्रेड फीवर आता है, और कब आता है, आफ्टरनून के बाद में। तो लो ग्रेड फीवर आफ्टरनून, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है, जो निमोनिया होता है, निमोनिया में कैसा रहता है स्पुटम, कैसा कलर का रहता है, रस्ट कलर स्पुटम। निमोनिया का बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो अपन डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अपन अस्थमा का। अस्थमा में आपने सुना होगा इसके मोस्ट कॉमन क्या रहता है, मोस्ट जो है वो है विजिंग साउंड। विजिंग साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते रहते हैं। और वो कब आती है, जब अपन रेस्पिरेशन एक्सप्रेशन करते हैं उस कंडीशन में आती है। इसके बाद में जो अपना फूड है एम्पाइसीमा। एम्पाइसीमा में क्या होता है, बेरल सेस्ट। बेरल सेस्ट किस में होता है, एम्पाइसीमा। इसके बाद में जो स्ट्रॉबेरी ट्रंक किस में रहती है, कवासाकी सिंड्रोम। स्ट्रॉबेरी ट्रंक कवासाकी सिंड्रोम। इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अपने पॉइंट कंप्लीट हो गए। आज का जो डिस्कस करते हैं या आज का आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसका भी मैं राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना दोस्तों, क्योंकि अभी भी राइट आंसर बहुत कम लोग दे रहे हैं। तो आपको राइट आंसर इसका देना है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने तो कौन सा ऐप लॉन्च किया, सभी के मोबाइल में है और ऐसे सदाबहार क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है और इसके रिलेटेड कोई और दिया जाता है तो क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसका राइट आंसर आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो लेके आए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको मिले। इसके अलावा मिशनरी नर्सिंग क्लासेस के स्टडी मटेरियल्स सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स रहेंगे। टोटली 4 बुकलेट आती है, टोटली 4 बुकलेट 4 वॉल्यूम रहता है और टोटली नर्सिंग रहती है। इसके अलावा नोट्स प्रिंटेड नोट्स रहता है, आपको होम डिलीवरी करवा दी जाती है। और जो ये 4 बुकलेट है नर्सिंग की रहती है, इसके अलावा जो नॉन टेक्नोलॉजी पार्ट है जस्ट लाइक जीके मैथ्स रीजनिंग, उसका आपको अलग से ई बुक या
PDF एक्सेस मिलेगा, जिसका आपसे अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इस सभी नोट्स को अगर आप घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अभी इस नंबर पर कॉल कर सकते हो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और नोट्स के बाद में थ्योरी के लिए आपको किसी बुक्स की जरूरत नहीं रहेगी, इसके अलावा किसी भी कोचिंग की आपको जरूरत नहीं रहेगी। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट वीडियो के लिए।